रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज मंगल का दिन है और 17 तारीख है जून की, और सुबह के वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं। रात भर क्या होता रहा वो सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी लगाई है और उन्होंने वार्निंग दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान के शहरियों को, और वार्निंग ये दी गई है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, इसकी रीज़न भी आपको देता हूँ। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे G7 की मीटिंग में। ये G7 का जो इजलास होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, बड़े तगड़े मुल्क हैं। इनमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मईशतें हैं। ये बड़े आम फैसले करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये कनाडा में इकट्ठे थे। वहाँ पे अपने दौरे को मुख्तसर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो फौरी तौर पे पहुंचे हैं वापस अमेरिका, जहाँ पे वो अहम मीटिंग्स करेंगे। और जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जैसी वहाँ जंग छिड़ गई है, इस हवाले से उनको कुछ आम फैसले करने पड़ेंगे। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेटमेंट आया वो बड़ा अग्रेसिव है। मैं वो बयान आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी, और सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि हर शख्स तेहरान को खाली कर दे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी जनाब बात की G7 में इस हवाले से, और वहां भी उन्होंने कहा कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए, और हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। और उन्होंने पेशगोई की कि ईरान एटमी डील कर लेगा। अब वो वापस चले गए वाशिंगटन कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है। इसके बाद हमने कुछ मनाजिर देखे कि तेहरान को खाली किया जा रहा है। ये उससे पहले ही लोग इनखला कर रहे थे। जब जंग होती है तो लोग जो सिविलियन हैं वो बड़े शहरों को छोड़ते हैं और कुछ देही इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बम गिरने का या ख़तरात जो है कम होते हैं। वैसे भी हुकूमत एवैक्यूएशन कराती है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो अहम इलाके होते हैं, उनके आसपास के शहरियों को कहा जाता है कि आप ये एरिया खाली कर दें, जानी खतरा है, जान जाने का खतरा है, लिहाजा इस इलाके से निकल के महफूज मकाम पर चले जाएं। तो इनखला तो हो रहा था तेहरान से। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी बेचैनी है। जबकि दूसरी तरफ एक दावा यह सामने आया है कि चीन ने अपने शहरियों को हंगामी तौर पर इसराइल छोड़ने का कह दिया है, और ये भी उन्हें बताया गया कि अगर उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिल रही तो वो ज़मीनी रास्ते से उर्दन चले जाएं। लेकिन चीनी जो है वो खाली करें इसराइल को, क्योंकि इसराइल के ऊपर भी बड़े खौफनाक अटैक हो रहे हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं और एक तरफ इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं। जो इस वक्त मीडिया है इसराइल का, चाहे आप टाइम्स ऑफ इसराइल को खोल कर देखें, आप हेरिट्स को खोल कर देखें, बाकी जो इसराइल ह्यूम है, बाकी जो अखबारात हैं, वो सारे के सारे एक दावा कर रहे हैं कि अभी बहुत जल्द अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। या तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा या फौरी तौर पर जंगबंदी हो जाएगी। दोनों में से एक चीज़ होने जा रही है। आलमी मीडिया को अगर आप पढ़ें तो आपको ये दिखाई देता है। लेकिन जिस किस्म का रिटेलिएट कर रहा है ईरान हमलों के जवाब में, उससे एक अलग पिक्चर नजर आती है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन बैकडोर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ चीज़ें कुछ और हो रही हैं। अब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाओचन, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। हम ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम और खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हमें गहरी तशवीश है। ये जनाब चाइना का एक और स्टेटमेंट है इस सारे मामले को लेकर। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है मुसलमान मुल्कों की जानिब से। ईरान के ऊपर जो इसराइली जारहियत है उसके खिलाफ मुस्लिम ममालिक का एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत 21 मुसलमान मुल्कों ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। अब जो एयरवे के ऊपर रिपोर्ट छपी है, वहां से चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे पूरी दुनिया में ये खबर छप गई है। अच्छा, ये जो मुश्तरका एलामिया है, इसमें इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत और खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में यह बयानिया जारी किया गया। जिन ममालिक ने इस बयानिया की तौसीक की है उनमें पाकिस्तान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, मिस्र है, उर्दन है, अलजायर है, बहरीन, ब्रुनाई, चाद, जबूती, लीबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान और UAE इसके अंदर शामिल है। अच्छा, जिन मुल्कों के नाम सामने नहीं है उनमें एक शाम है, और इसके अंदर एक मुल्क जो है वो अभी मैंने नाम नहीं देखे, बांग्लादेश का नाम नहीं देखा, साथ मैंने इसमें अभी इंडोनेशिया और मलेशिया के नाम नहीं देखे। तो ये वो मुसलमान मुल्क हैं जिनके भी नाम नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क भी इस सारी सूरत हाल के अंदर शामिल हो जाए और इस एलामिया का हिस्सा बन जाए।
तो 21 मुसलमान मुल्कों का ये एलामिया, और इसमें जो खास बात है वो ये है कि उर्दन भी इस एलामिया के अंदर लिखा गया है कि वो शामिल है। हालांकि उर्दन अपनी एयर स्पेस के अंदर ईरानी जो हथियार है उन्हें रोक रहा है, जबकि इसराइली हथियारों को वो नहीं रोक रहा। तो यहां पे उर्दन का इसमें शामिल हो जाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। शाम इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम ने तो बाकायदा इसराइल की सपोर्ट का ऐलान किया। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल पिछले वीलॉग में आपको मैंने बताया था। और इसके अंदर एक नाम मैंने अभी तक अफगानिस्तान का भी नहीं पढ़ा। हो सकता है, और ये मुमकिन नहीं है कि अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल ना हो। जो आज़रबाईजान है वो मुसलमान मुल्क है, कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक है मुसलमानों के, उनकी जानिब से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अभी तो ये मामला शुरू हो रहा है और मुसलमान मुल्कों का इकट्ठे होकर एक मुश्तरका बयान जारी करना, ये ईरान के लिए हौसला अफजा बात है कम से कम। और इसराइल के लिए जो है वो हौसले वाली बात इसलिए है कि अमेरिका अब धमकी लगाने पर आया और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जनाब तेहरान को खाली किया जाए। तो यहां से जो है इसराइल को एनर्जी मिलती है। अब दोनों एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। इसराइली मिसाइलों के नतीजे में अहम जर्नल्स और सियासतदानों का नुकसान हुआ ईरान के, और ईरान के शहरी भी ज़्यादा शहीद हुए हैं। जबकि अभी एक विजुअल में देख रहा था, एक खातून एंकर है ईरान में, और ये स्टेट टेलीविज़न है, स्टेट ब्रॉडकास्ट यानी सरकारी टेलीविज़न है, जैसे आपका पीटीवी चलता है पाकिस्तान में। तो ये सहर इमामी इनका नाम है। ये लाइव कवरेज चल रही थी इनकी, और इस बीच में एक ज़ोरदार धमाका होता है, कुछ चीज़ें गिरती हैं और आसपास का माहौल जो है उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई आसपास मिसाइल गिरा है, कोई बम गिरा है या ड्रोन गिरा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में एकदम लाइट भी बदल गई है और बहुत ज़बरदस्त धमाका था। तो ये खातून उठकर चली गई। लेकिन उसके बाद जब दोबारा नशरियात बहाल हुई तो यही खातून दोबारा आकर इन्होंने ये नशरियात का आगाज़ किया एक और मेल न्यूज़ कास्टर के साथ मिलकर। तो ये बड़ी दलेरी की बात है, बड़ी बहादुरी की बात है। ईरान हर जगह पे ये साबित करने की भी कोशिश कर रहा है कि उसके लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि उसके लोग इसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ईरान ने जो अब हमले किए हैं ये ताबड़तोड़ किस्म के हमले हैं इसराइल पे। इसराइली अखबारात के अंदर भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं, आलमी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं। और देखें, क्योंकि इसराइल के साथ ये पहली दफ़ा हो रहा है, पिछले 50 सालों में हमने देखा नहीं है ऐसा। तो इतने बड़े हमले जब हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट भी उतने बड़े पैमाने पर ही होंगे। ईरान की तो इराक के साथ जंग लगी रही है, पाबंदियों का बार बार सामना होता रहा, मिडिल ईस्ट में बार बार जंगें लगी हैं। इराक की हालत आपके सामने है, लीबिया की हालत आपके सामने है, शाम की हालत आपके सामने है, जो कुछ बैरूत में हुआ वो भी आप सब जानते हैं। तो ऐसे में ये जो खबरें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती बदकिस्मती से। लेकिन जैसे ही कोई इंसिडेंट इसराइल के अंदर होता है तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लिहाजा ईरान जो है उसको अगर आप उसकी हिकमत अमली पे आप गौर करें तो हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाता चला जा रहा है। अच्छा, ये वो बाई डिज़ाइन कर रहा है या ये हिकमत अमली के तहत कर रहा है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ये जो अभी रात गुजरी है, इस रात से पहले उन्होंने कहा था कि हम इस रात को इसराइल के लिए दिन बनाएंगे। ये क्लेम किया गया था ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और फिर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी 1-1, 2-2 घंटे के बाद मिसाइलों की एक नई खेप जाती थी और जाकर इसराइली सरजमीन पे गिरती थी। वो कभी गिर रही है किसी ऑयल फील्ड पे, कभी गिर रही है किसी एनर्जी प्लांट पे। यानी एक बहुत बड़ा एनर्जी का प्लांट है और उसको तबाह कर दिया। उसके विजुअल भी हमने देखे, बड़ा खौफनाक मनाजिर थे उसके, और उसकी तबाही के मनाजिर जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और एक एनर्जी का पूरा प्लांट है हीफा में, ये एटमी बिजली घर है, इसके ऊपर तबाही के बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। यानी पहले इसमें आग लग जाती है धमाकों के नतीजे में, उसके बाद इसको आग बुझाने की कोशिश की जा रही होती है, फिर आग लग जाती है, फिर यक के बाद दीगरे कई धमाके इसके अंदर होते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। जंग वैसे ही बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। ईरान ने गुज़िश्ता सारी रात वक्फे से हमले किए हैं और मिसाइलों की शिद्दत वो बढ़ाता चला जा रहा है। और अभी भी ईरान का ये दावा है कि उनके पास कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें उसने इस्तेमाल नहीं किया और आने वाले वक्त में वो उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप ये कहें कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो ये बात इस वक्त गलत नहीं होगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी कि तेहरान को खाली किया जाए, तो इसका मतलब क्या है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप एक शिद्दत लाना चाह रहे हैं ताकि वो दबाव डालकर ईरान से एटमी डील के ऊपर दस्तखत करवा लें। लेकिन अब अगर ईरान एटमी डील के ऊपर दस्तखत करता भी है तो ईरान के पास जो ताकत है उसके बाद इसराइल के लिए तो मामलात रहेंगे। और जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, इस खत्ते के अंदर ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। ये बात अब सारी दुनिया को समझनी पड़ेगी। इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि असल मसला कहाँ है। असल मसला है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में, और उसकी वजह से ये खित्ता हमेशा ख़तरे में रहता है। आज ईरान के साथ लड़ाई है, कल किसी और के साथ लड़ाई हो सकती है। तो इसराइल के हवाले से ये मामला हल करना बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को उनका राइट अगर दुनिया लेकर दे और ये मामला ठीक हो जाए
तो उसके बाद इस खित्ते में अमन आ सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता ऐसा सच है नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसराइल का एक मुबैना तौर पे एक एक्सपेंशन का प्लान भी है और एक नक्शा भी गर्दिश करता रहता है कि इसराइल इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा। और क्लेम है उनका कि ये सारी सरजमीन हज़ारों साल पहले उनकी थी, लगभग 3000 साल पहले या उससे भी पहले। वो ये क्लेम करते हैं कि ज़मीन हमारी थी, हमसे छीनी गई, हमें बेघर किया गया, तो हम ज़मीन वापस लेने आए हैं। यही क्लेम जो है वो इस सरजमीन के हवाले से मुसलमानों का भी है। फ़लस्तीनियों का एक बहुत बड़ा क्लेम है कि हम इस सरजमीन के मालिक हैं, हमें यहाँ से बेघर किया गया है। तो यही वो कन्फ्लिक्ट है जिसको दुनिया हल नहीं कर पा रही, और जब तक ये हल नहीं होगा ये खित्ता जो है वो बारूद के ऊपर बैठा रहेगा। छोटी सी चिंगारी से ऐसे ही आग लग जाएगी जैसे अभी लगी हुई है। इसराइल के अंदर जो सूरत हाल अब है, इससे पहले कभी देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई। यानी लोग बहुत तेज़ी से इनखला कर रहे हैं, जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ से निकल रहे हैं। अगर लोग तेहरान को छोड़कर जा रहे हैं या बड़े शहरों से ईरान के निकल रहे हैं, तो इसी तरह लोग इसराइल को छोड़कर भी जा रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसे मनाजर हैं जो नज़र आते हैं कि वहाँ पे इसराइली शहरी उतर रहे हैं। कई जो है वो समुद्री रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में एक साइप्रस का एक एरिया है, एक बहुत बड़ा वो जजीरा नमा छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे कुछ तुर्की का कंट्रोल है, कुछ यूनान का कंट्रोल है। तो कश्तियों में बैठ के उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और कश्ती वालों को भी मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। कुछ लोग जो है वो ज़मीनी रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं, और जो निकालते हैं उनको भी मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चांदी हो रही है। जंग का धंधा जो है ना वो बड़ा जो है वो मुनाफा बख्श धंधा होता है। बहुत सारे लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। बहरहाल पानी के ज़रिए से और खुश्की के ज़रिए से निकलने की कोशिश भी की जा रही है जंगज़दा इलाकों से। और जो हमने मनाजिर देखे ईरान में, वहाँ पे भी गाड़ियों की बड़ी लंबी कतारें हैं जो शहर से बाहर की तरफ जा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान अब सोच क्या रहा है। वो ये कहते हैं कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया, हमेशा मुज़ाकरात करते रहते हैं, मुज़ाकरात के हामी है। इस वक्त तो जारहियत का मुकाबला करने पर हमारा जोर है, यानी इस वक्त हम जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं, मुज़ाकरात से तो हम कभी नहीं भागे। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारहियत का मुकाबला करने पर है। AFP के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसबों से रब्ता किया। ये वो 3 मुल्क हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने कहा कि हम सालसी करवा देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। तो इन्होंने सबसे पहले ऑफ़र किया था। तो इन तीनों से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रब्ता किया और इन्हें बताया कि ईरान ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। इस वक्त हम जारहियत का मुकाबला करने पर हमारी तवज्जो है। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर इसराइली जारहियत सफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया इस खबर के अंदर कि जो फ्रांस के, जर्मनी के और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान सफारतकारी पर वापस आने पर जोर दिया और ये कहा कि किसी भी इलाकाई या जौहरी कशीदगी से गुरेज किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि बिला शर्त जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए ईरान, और मगरबी मफादात के खिलाफ किसी भी गैर मुतात इकदाम से बाज रहे। अच्छा, इससे पहले जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी एक ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई थी और उस पर उन्होंने कहा कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी के लिए संजीदा है और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो इनके जो अगले इक़दाम है ना वो बड़े अहम होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपनी जारहियत रोकनी होगी और जब तक हमारे खिलाफ फौजी हमले मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिर एक और दावा भी किया है इन्होंने, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक दावा किया अमेरिका को लेकर और इसराइल को लेकर। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफ़ी है। यही इकदाम सफारतकारी की तरफ वापसी की राह हमवार कर सकता है। उन्होंने रास्ता भी बता दिया। वो कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, बैठो बात करते हैं, हल निकालते हैं मसले का, लेकिन पहले इसराइल को रोकें कि वो जंगबंदी करे, पहले इसराइल को रोकें कि वो हमले बंद करे, फिर हम बंद करेंगे। जब तक इसराइल हमले करता रहेगा हम भी हमले करते रहेंगे। और ताबड़तोड़ हमले ईरान कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। ईरान की जानिब से एक क्लेम और भी सामने आया ना, वो क्लेम ये सामने आया कि ईरान ने चौथा तैयारा F-35 ये मार गिराया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से इसराइल का। ये F-35 अगर गिर रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है। ये अमरीकी तैयारा है और ये अमरीका का बेहतरीन तैयारा है, अमरीकी फ़ौज खुद इसे इस्तेमाल करती है। ये 5th जनरेशन तैयारा है और अगर ये गिरा है तो पहली दफ़ा गिरा है, इससे पहले तो कभी नहीं गिरा। और ईरान ने क्लेम किया कि ये चौथा तैयारा उन्होंने गिराया। अगर उन्होंने गिराया तो फिर ये ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने इस तैयारे को गिराया है। अब मामला एक और है कि दबे लफ्ज़ों में ईरान ये भी कह देता है कि एक्चुअली जो है वो अमेरिका ही इसके पीछे, और अगर अमेरिका नेतन्याहू को बोलता है कि जंगबंदी करो तो फिर वो जंगबंदी करेगा और वो फौरी तौर पे जंग को रोक देगा। और वो ये कहते हैं कि जनाब उनकी इतनी औकात है।
ये ईरान बार बार बावर भी करवाता है। क्या अमेरिका अटैक कर सकता है इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे? बिल्कुल इसकी यानी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ये मुमकिन है। क्योंकि जंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी का इत्तेहादी बन सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को भी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं दिफा के, उनका ये कहना है, उनके बयान आ रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उनका ये कहना है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया तो इसकी कीमत अमरीकी फौजियों को और अमरीकी हथियारों को भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देखें ना, फिर ईरान अपने मिसाइल मारेगा अमरीकी बहरी बेड़ों पे भी, और इस तरफ भी वो रुख कर लेगा, और उसके नतीजे में एक नई सिचुएशन बन जाएगी। तो अब तक जो खित्ते के ममालिक है ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस रीजन में लड़ाई हो रही है वहां आसपास के ममालिक कहां खड़े हैं। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था ना, तो याद रखिएगा कि रशिया के टुकड़े हो चुके थे, चाइना न्यूट्रल हो चुका था, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, ईरान जो है उसने अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रख लिया था, तुर्की जो है वो नेटो के साथ ही था ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी अफगानिस्तान के साथ उस तरह से नहीं था। सेंट्रल एशिया का कोई भी एक मुल्क अफगानिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए अमेरिका के लिए बड़ा आसान था कि नेटो को लेकर वहां चढ़ाई कर दी। अब आप आ जाए यहां ईरान के मामले में, तो जिन मुल्कों ने अभी ये एलामिया जारी किया है, सेंट्रल एशिया रशिया से दूर जाके कभी सपोर्ट करेगा नहीं ईरान के खिलाफ हमले को। वहां आज़रबाईजान है जो ईरान के साथ लगता है, तुर्कमानिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। तुर्की किसी सूरत नहीं हो सकता, उन्होंने बयान जारी किया हुआ है। एक मुल्क इराक उनके साथ लगता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया हुआ है। फिर जो सामने समंदर के सारे मुल्क हैं, चाहे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है या यमन है, ये वो 6 के 6 मुल्क हैं जो खड़े हैं ईरान के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका को यहां पे कोई इतनी बड़ी सपोर्ट मिले पानी के अंदर या बाहर के, वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके? और चाबहार में इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इंडिया ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई का हिस्सा बनेगा नहीं। पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो ये अफगानिस्तान जितना आसान नहीं रहेगा अमेरिका के लिए, और खासतौर पे उस वक्त जब अमेरिका के ऊपर या अमेरिकी मफाद के ऊपर बराह रास्त ईरान ने कोई अटैक नहीं किया। ईरान ने एक हमला उनके ऊपर हुआ, उसके मुकाबले में उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया इसराइल को, और अब एक जंग जैसी कैफियत लग गई है। इसराइल मार रहा है ईरान के अंदर मिसाइल्स और अपनी एयरफोर्स को भेजता है, वो वहां से रॉकेट फायर करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं। दूसरी तरफ जो ईरान है उसके पास सिर्फ मिसाइल ही है, उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, वो बहुत ही कमजोर है। उनके पास 2 चीजें ईरान के पास, या तो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, या उनके पास से जो मिसाइल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, पूरी मिसाइल सिटी उन्होंने बनाई हुई है, तो वो लंबे अरसे तक मिसाइलों के हमले कर सकते हैं। तो वो यही करते चले जा रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक दावा किया है, और अल-कस्साम ब्रिगेड का जो दावा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हमने गजा की पट्टी के शहर खान यूनस में एक इमारत है, उसके अंदर इसराइली फौजी दाखिल हुए थे, हमने उस इमारत को धमाके से उड़ा दिया है, और उसके नतीजे में इसराइली फौजियों की हलाकतें भी हुई हैं और इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। ये खबर जनाब वहाँ से आई है। और एक और खबर नाज़रीन अमेरिका से, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है। आसिम मुनीर साहब के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहा है अमेरिका में। ऐसा पाकिस्तान के कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। उनके सामने आकर लोगों ने एहतजाज किया है, और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर आसिम मुनीर साहब के सामने एहतजाज किया। उनका कॉन्वे जा रहा था, उसको देखकर लोग नारे लगा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और जब वो गाड़ी से उतरे तब लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त नारेबाजी की, उनके खिलाफ फिर एहतजाज किया और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। फिर उसके बाद वो एक होटल के अंदर दाखिल हो गए, तो होटल के अंदर भी आवाज़ें आ रही थी, जिन लोगों ने एहतजाज जो बाहर कर रहे थे ऊंची आवाज़ में बुरा भला कह रहे थे। और फिर अंदर शायद कोई तकरीब चल रही थी, उनके ऊपर फूल भी बरसाए जा रहे थे अंदर, लेकिन बाहर जो माहौल है वो बड़ा गर्म था। तो ये एक अजीब सिचुएशन है जो पहली मरतबा मेरे ख्याल में किसी आर्मी चीफ को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तान के बाहर दरपेश है। इससे पहले हमने ऐसा, मैंने तो कम से कम अपने पूरे करियर में नहीं देखा। फिर एक और चीज़ इसमें मैंने देखी कि उस होटल के बाहर लाके ट्रक खड़े कर दिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जिनमें विजुअल्स चल रहे हैं, तस्वीर चल रही हैं, और उनमें लिखा हुआ है सारा, और वो बताया जा रहा है, और वो है भी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है, उनके दौरे के खिलाफ है। और वो कहते हैं जी सिविलियन सुपरमेसी के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकदाम हो और पाकिस्तान में जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है ये ख़त्म किया जाए। तो इस किस्म का एहतजाज भी वहाँ पर चल रहा है। और जो तस्वीर और वीडियोज़ मैंने देखी हैं वो इंतहाई यानी तकलीफ़देह है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए हो सकती हैं कि यानी ये चीज़ ऐसी तो नहीं है जिससे कोई खुश हो या जो किसी को पसंद आए। तो ये चीज़ जो है, जो हुई है अमेरिका में, ये पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने ऐसा किया। उनकी आवाज़ों से मुझे, शक्लें तो मैंने बंदों की नहीं देखी, सामने आई भी नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ों से या उनके बोलने के अंदाज से लगता है कि दे आर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और उन्होंने वहाँ काफ़ी एहतजाज किया। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।